नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 4 दिसंबर और आज के द हिंदू में आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए हम उन्हें एक एक करके समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। और ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती बजट कितना निर्धारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 380 करोड़ रुपए, बी 840 करोड़ रुपए, सी 73.72 करोड़ रुपए या डी 1250 करोड़ रुपए। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी 840 करोड़ रुपए। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। तो न्यूज़ है, प्रेसिडेंट एम्फेसाइज इंडियन ओशियंस स्ट्रैटेजिक रोल। और ये जो टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में नौसेना दिवस पर हिंद महासागर की रणनीतिक भूमिका पर जोर दिया और इसे वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का केंद्र बताते हुए भारत की प्रतिबद्धता खुला, स्थिर और नियमित आधारित महासागरों की बताई है। और इसी के साथ उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम दृष्टिकोण से सहयोग पर बल दिया। नौसेना की भूमिका को समुद्री डकैती से लेकर विशेष आर्थिक क्षेत्र सुरक्षा तक विस्तृत किया। साथ ही नौसेना में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और इसी के साथ हिंद महासागर क्षेत्र के सामरिक और वैश्विक महत्व को भी रेखांकित किया गया है और बोला गया है कि ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये प्रमुख मार्ग है। और इसी के साथ ये भारत की सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति को दर्शाता है, जो कि अन क्लॉज पर आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देती है और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का मुकाबला करती है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में मजबूत होती है, जो कि क्वाड और IORA जैसे मंचों से जुड़ती है। इसी के साथ वसुधैव कुटुंबकम सहयोगी दृष्टिकोण को वैश्विक शांति के लिए उदाहरण बनाया जा सकता है, जबकि आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा में नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाती है। और इसमें यह भी कहा गया है ये प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की बात इसमें कही गई है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, फॉर्म एक्शन नीडेड अगेंस्ट फेक न्यूज़ डिफेक्ट्स मिनिस्टर। ये आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और साथ ही साथ आपका जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो फर्जी खबरों और डीफेक पर सख्त कार्यवाही की जरूरत बताई गई है। इसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बीते दिनों लोकसभा में फर्जी खबरों और AI जनरेटेड डीफेक को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। और इसी के साथ साथ जो है कि सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई और कड़े नियमों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने वाले IT नियमों 2021 संशोधन 15 नवंबर 2025 से लागू और डीफेक पहचान के मसौदा फ्रेमवर्क का भी जिक्र किया, जो संविधान विरोधी तंत्रों पर अंकुश लगाएंगे। इसी के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 और लोकतंत्र सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए केंद्र संस्थागत विश्वास मजबूत करने पर भी काम कर रहा है। आपको बता दें कि IT रूल्स 2021 के संशोधन अनुच्छेद 19(2) के दायरे में आते हैं, जहां पर फेक न्यूज को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और डी फेक लेबलिंग नियम चुनावी अखंडता यानी RP एक्ट 1951 को मजबूत करते हैं। इसी के साथ इसमें यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया ने हर नागरिक को एक मंच दिया है और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र संस्थाओं और समाज की नींव रखने वाले विश्वास को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, ज्ञानेश कुमार टेक्स चार्ज एट इंटरनेशनल IDEA काउंसिल। और ये आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से संबंधित है, साथ ही साथ ये आपका अपॉइंटमेंट से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान यानी कि इंटरनेशनल IDA परिषद का कार्यभार संभाला और इनका पदभार ग्रहण स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया। और उन्होंने कहा कि देश में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 90 करोड़ से अधिक मतदाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के आम चुनाव में 6 राष्ट्रीय दल और 67 राज्य स्तरीय दलों सहित 743 राजनीतिक दलों की कुल 20,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया है। अब इसी के साथ हम एक बार इंटरनेशनल IDEA के बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। कौन सा संगठन है? अंतर सरकारी
संगठन और ये विश्व भर में लोकतांत्रिक संस्थानों और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए काम करता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि वर्तमान में इसके 35 सदस्य देश हैं, जिनमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान पर्यवेक्षक हैं। और जो बात आपको याद रखनी जरूरी है वो ये है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय IDA का संस्थापक सदस्य है और इसके प्रशासन एवं पहलों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज पर। न्यूज है चाइनीज फर्म्स रीयूजेबल रॉकेट फेल्स टू कंप्लीट लैंडिंग टेस्ट, और ये आपके GS पेपर 3 स्पेस से संबंधित है। खबर क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो चीनी कंपनी का पुनः प्रयोज्य रॉकेट परीक्षण विफल हो गया है। तो लैंड स्पेस कंपनी की अगली पीढ़ी का ज़ूके 3 पुनः प्रयोज्य रॉकेट पहला लैंडिंग परीक्षण पूरा करने में विफल हो गया है। इसमें प्रक्षेपण के बाद नियंत्रित लैंडिंग नहीं हो पाई और कारणों की बात करें तो इस प्रक्रिया के दौरान एक असामान्य दहन घटना देखी गई, जिससे रिकवरी पैड पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, असफल हो गई और रिकवरी परीक्षण विफल हो गया। और इससे विशिष्ट कारण का अभी भी आगे विश्लेषण और जांच की जा रही है इसके कारणों के बारे में कि और कारण क्या हो सकते हैं। और इसी के साथ ये असफलता पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक की जटिलताओं को उजागर करती है, जिसमें कि रॉकेट को कक्षा में छोड़ने के बाद नियंत्रित तरीके से कई बार उपयोग में लाना शामिल है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम समझ लेंगे। तो आपको बता दें कि ये चीन का पहला घरेलू रूप से विकसित पुनः प्रयोज्य कक्षीय रॉकेट है और अगर ये सफलतापूर्वक बाजार में लाया जाता है तो अंतरिक्ष में बीजिंग के विकास को गति मिलेगी, जिससे कि मशीनों की गति तेज होगी और प्रक्षेपण लागत भी कम होगी। आपको बता दें कि SpaceX ने लगभग 1 दशक पहले फाल्कन 9 रॉकेट के साथ इस क्षेत्र में सफलता पाई थी और ज़ूके 3 अभी परिपक्व होने के चरण में है और इसकी सफल लैंडिंग के बाद यह कई बार पुनः उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि चीन इस रॉकेट के माध्यम से स्टारलिंक जैसी उपग्रह प्रणालियों के प्रतिस्पर्धी बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी अंतराल काफी बड़ा है। हालांकि ज़ूके 3 के डिजाइन की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि चीनी रॉकेट फाल्कन 9 को भी ये रॉकेट हरा सकता है। लैंड स्पेस ने ये कहा कि एक बार परिपक्व होने के बाद ज़ूके 3 का कम से कम 20 बार पुनः उपयोग किया जा सकता है और ये 18 टन वजन वाले कई उपग्रहों का पेलोड ले जा सकता है। आपको बता दें कि SpaceX ने 2 असफल प्रयासों के बाद 2015 में अपनी पहली सफल फाल्कन बूस्टर लैंडिंग की थी और तब से वैश्विक रॉकेट उद्योग के अधिकांश हिस्से ने धीरे धीरे कंपनी के पुनः प्रयोज्य मॉडल की नकल करने की सिफारिश की है। फिर भी ज़ूके 3 की पहली उड़ान लैंड स्पेस को iSpace, गैलेक्टिक एनर्जी और डीप ब्लू एरोस्पेस जैसे घरेलू प्रतिद्वंदियों से आगे रखती है, जो छोटे या कम परिपक्व सिस्टम पर काम कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि कोई चीनी कंपनी फाल्कन 9 श्रेणी के पुनः प्रयोज्य वाहन के करीब पहुंची है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है हायर ड्यूटीज ऑन सिगरेट्स विल बी शेयर्ड विद स्टेट FM, और ये आपकी GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि सिगरेट पर उच्च शुल्क राज्यों के साथ साझा किया जाएगा और ये कहा है वित्त मंत्री जी ने। तो सरकार ने सिगरेट पर जो टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है उसकी असल में ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका राज्यों पर क्या असर पड़ेगा, ये हम समझ लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सिगरेट पर बढ़ाया गया टैक्स जो है वो कोई उपकर नहीं है बल्कि उत्पाद शुल्क है। फर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पाद शुल्क जो है वो राज्यों के साथ साझा किया जाता था, जबकि उपकर शेयर नहीं होता, यानी यह राशि राज्यों को भी मिलेगी। हालांकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा ने पारित कर दिया है। कई सांसदों को ऐसा भी लगा कि सरकार कोई नया उपकर लगा रही है, लेकिन वित्त मंत्री ने दोबारा कहा कि ये नया कानून नहीं है और ना ही नया टैक्स है, सिर्फ उसी पुरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है जो GST से पहले भी चलती आ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव अभी क्यों किया गया। दरअसल GST लागू होने के बाद सरकार ने सिगरेट पर 20 एक्साइज ड्यूटी काफी कम कर दी थी, क्योंकि इनके ऊपर एक क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता था। अब महामारी के दौरान राज्यों को जो भारी भरकम क्षतिपूर्ति देनी पड़ी उसके लिए केंद्र ने कर्ज उठाया था। अब जब वह कर्ज और उसका ब्याज चुकाया जा चुका है तो क्षतिपूर्ति उपकर धीरे धीरे वापस लिया जाएगा। लेकिन सरकार चाहती है कि सिगरेट पर कुल टैक्स का बोझ कम ना हो, क्योंकि यह एक हानिकारक उत्पाद है, इसलिए 20 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि बहस के दौरान एक और चिंता सामने आई है कि क्या बीड़ी की कीमत बढ़ जाएगी और इससे लाखों बीड़ी मजदूर प्रभावित होंगे। और वित्त मंत्री ने यह भी साफ कहा है कि बीड़ी पर टैक्स में 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया गया, यानी कि बीड़ी उद्योग पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। अब इसी के बीच तंबाकू की खेती पर भी
सरकार का रुख देखने को मिला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम, जिसे कि 2015 से शुरू किया गया था, 10 प्रमुख तंबाकू उत्पाद राज्यों में चल रहा है। इसमें आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 2018 से 2021-22 के बीच 1.12 लाख एकड़ भूमि पर तंबाकू के अलावा अन्य फसलों की खेती की गई थी, यानी कि अन्य फसल उगाए गए थे। और कुल मिलाकर ये जो पूरा कदम है, ये सिर्फ टैक्स बढ़ाने का नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, राज्यों के राजस्व और किसानों के भविष्य, तीनों पक्षों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, इंटरनेशनल IDEA काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में 2026 के लिए किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी अरुण गोयल, सी ज्ञानेश कुमार या डी सुशील चंद्रा। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। और आप इस प्रोग्राम की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।